नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पेपर 1 का जो वेरियस सेक्शन ए का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वेरियस जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजीज हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग मार्क्स पिछला क्लास में मार्क्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उनके ग्राम्स्की के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनका। हम पहले मार्क्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि मार्क्स क्या कर मार्क्स चाहते थे कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया कि बताया भी कि रेवोल्यूशन कहाँ आएगा, जहाँ कैपिटलिज्म जो होगा वो हायर स्टेज पर होगा, तो वहाँ क्या होगा, एक प्रकार से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना है कि ये आखिरकार ब्रिटेन में कैपिटलिज्म हाई था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आया। तो इसके पीछे रीज़न देते हैं कि ये लेनिन दिए कि देखिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कॉलोनी डेवलप कर चुका था। कौन? ये ब्रिटेन। तो वहाँ से वो बहुत सारा पैसा ला रहा था, जिसके कारण वो वेलफेयर योजना चला रहा था, जिसके कारण जो वर्कर थे उनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल था, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, वो नहीं डेवलप हो पाया। क्यों? क्योंकि उनको जो भी बेसिक फैसिलिटी थी वो मिल रही थी ड्यू टू कौन सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा था, यानी कि जो बहुत सारा रिजर्वेशन पॉलिसी चलाया जा रहा था, बहुत सारा वर्क आवर फिक्स किया गया। इसके अलावा जो वर्कर के लिए जो सैलरी मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, वो सब चीज़ों को लेकर के बात की गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भी हुआ मतलब इसके कारण क्या हुआ कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आया। तो यहाँ पर ही ग्राम्स्की जो है वो एक प्रकार से न्यू मार्क्सिस्ट है। तो ग्राम्स्की को लेकर के थोड़ा सा ग्राम्स्की आखिरकार जानना चाहते थे या बताना चाहते थे कि देखिए कि एक वेलफेयर योजना, तो लेनिन ने जैसा बताया कि वेलफेयर योजना इसके प्रति जिम्मेदार है, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जिसके कारण कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो वो इसी चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्कस करते हैं अपने थ्योरी में कि आखिरकार जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आया तो उसके पीछे और भी कोई कारण है या नहीं है। तो आज वो सब सारी चीज़ें हैं वो ग्राम्स्की में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन वही है कि मार्क्सिज्म के अंदर ग्राम्स्की कौन से स्कूल से आते हैं। तो न्यू मार्क्सिस्ट हम बताए थे। न्यू मार्क्सिस्ट, यंग मार्क्स के फॉलोअर को न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं। यंग मार्क्स जो अपने यंग में जो भी काम लिखे हैं, जो भी बुक लिखे हैं, उसके फॉलोअर को क्या किया जाता है, न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है। वो न्यू मार्क्सिज्म में एक प्रकार से एलियनेशन का कंसेप्ट दिए थे। एलियनेशन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यंग मार्क्स का जो काम है वो कौन है, बुक कौन सा है, इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि इकोनॉमिकल और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट उनका यंग मार्क्स का जो क्या है एक प्रकार से काम है। तो उसके जो फॉलोअर हैं उसको न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं। हम इसमें बताए भी थे कि वो एक थियोडोर एडोर्नो का नाम लिए थे, हर्बर्ट मार्क्यूजे का भी नाम लिए थे, एक और है मार्क्सिस्ट, ये ग्राम्स्की, वो भी क्या है एक प्रकार से न्यू मार्क्सिस्ट है, जो कि मार्क्स के एलिनेशन के कंसेप्ट में विश्वास रखते हैं। एलिनेशन को भी हमने 4 स्टेज में डिस्कस किया था, वो सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा जो ग्राम्स्की है वो न्यू मार्क्सिस्ट है। अगला, ग्राम्स्की कहाँ के रहने वाले थे। ग्राम्स्की इटली के रहने वाले थे। तो ग्राम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। इटली के रहने वाले थे। देखिए क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले क्या हुआ था कि एक प्रकार से आपको होगा कि इटली में फासिज्म था और ये जर्मनी में क्या था, नाजिज्म था। तो फासिज्म और नाजिज्म था, तो इटली में फासिस्ट का रूल था, यानी कि मुसोलिनी का रूल था। तो मुसोलिनी को ग्राम्स्की से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उनको लगता था कि कहीं ग्राम्स्की यहाँ भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं लेके आ जाए, हमारा जो सत्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि ग्राम्स्की को जेल में डलवा दिया था कि ग्राम्स्की को क्या किया जाएगा, उसको होस्टेज करके रखा जाए ताकि वो बाहर ना निकले, ताकि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना आए। तो ग्राम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वही सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इटली में कौन सा रूलिंग सिस्टम था। तो फासिज्म था और जर्मनी में नाजिज्म था, याद रखिएगा। फासिज्म और नाजिज्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फासिज्म को भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि फासिज्म कौन सा आइडियाज पर बात करता है और इसको लेकर के सबसे ज़्यादा आलोचना कहाँ से आया है। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले इटली में कौन सा रूलिंग सिस्टम था, फासिज्म था। क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। जर्मनी में नाजिज्म था, इटली में फासिज्म को मुसोलिनी लीड कर रहे थे और जर्मनी में नाजिज्म में को कौन कर रहे थे लीड, हिटलर लीड कर रहे थे। सेम मोर एंड लेस दोनों सेम ही चीज़ है, हल्का फल्का माइन्यूट रहे तो वो अलग बात है, लेकिन जो मेन जो आइडियाज़ है फासिज्म और नाजिज्म का वो सेम आइडियाज़ है, सेम आधार है दोनों का। सब बढ़िया से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन से थिंकर हैं जिन्होंने अपना वर्क प्रिजन से लिखा है, जेल से लिखा है।
तो हम पहले बता चुके हैं कि ग्राम्स्की को क्या किए थे मुसोलिनी, उनको जेल में डाल दिए थे ताकि वो रेवोल्यूशन लेकर के ना आ जाए। तो ग्राम्स्की बहुत सारा जो क्या है प्रिजन में बहुत सारे बातें लिखे हैं, तो वो सारे जितने भी उनका वर्क था उसको सब एक बुक का नाम दे दिया गया है। लेकिन वो बहुत सारा चीज़ तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। ऐसा कोई था नहीं कि वो जेल में मतलब कि एक ऐसा बुक बॉडी डेवलप करना चाह रहे थे, नहीं, वो अपना वेरियस आइडियाज़ लिख रहे थे कि आखिरकार मार्क्स जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आना चाहिए था वो क्यों नहीं आया, उसके पीछे और कौन सी चीज़ें हैं जो काम करती है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनके जो काम है उन्होंने कहाँ से लिखा है, सब प्रिजन से लिखा है। तो ऐसा कौन सा थिंकर जिन्होंने अपना जो वर्क है, अपना काम है, बुक है, वो प्रिजन से लिखा है, याद रखिएगा। ग्राम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अगला क्वेश्चन, प्रिजन नोटबुक्स किसका है? प्रिजन नोटबुक्स ग्राम्स्की का है। जो भी काम उनको, जो भी जेल से वो जो भी चीज़ें लिखे हैं उस सबको मिला करके एक बुक का रूप दे दिया गया है, जैसे प्रिजन नोट्सबुक कहते हैं। तो प्रिजन नोटबुक किसका है? ग्राम्स्की का है। और रिवीजन का क्वेश्चन है, कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव्स, ये इष्ट कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। हमने पहले डिस्कस किया था कि कैपिटलिस्ट जो क्या है कि एक प्रकार से कैपिटलिस्ट क्या है, एक प्रकार से अपना ग्रेव कैसे डिग कर लेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एक प्रकार से जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर सब ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को कवर करना चाहते हैं। तो कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में क्या है, अपने आप में क्या है, कंपटीशन है कि कोई कैपिटलिस्ट हमसे आगे ना निकल जाए। तो वो बड़े बड़े मशीनों का यूज़ करते हैं, बड़े बड़े फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। तो जो सक्षम कैपिटलिस्ट हैं वो तो ये चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जो भी प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करे उसको रेट को कम रखना है ना, तभी तो वो कंपटीशन कर पाएंगे ना। तो इस आधार पर बड़े बड़े मशीनों का यूज़ करते हैं। जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो तो आराम से सारी चीज़ को अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन छोटे कैपिटलिस्ट है ये कंपटीशन के चलते वो इस सब चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो अपना उनका खुद का क्रिएटिविटी है वो भी शो नहीं कर पाते, इनोवेशन शो नहीं कर पाते हैं, बस सुबह से शाम तक एक मोनोटोनस काम में वो लगे रहते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि कुछ ही कैपिटलिस्ट जो है वो एक प्रकार से इसमें बचते हैं, और बाकी जो कैपिटलिस्ट है वो भी एक प्रकार से उनका भी जो प्रोडक्शन है वो सब का सब खत्म हो जाता है, और वो फिर वर्कर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अंत में गिने चुने एक या दो ही कैपिटलिस्ट बचते हैं। इसलिए बोला जाता है कि कैपिटलिस्ट भी जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, वर्कर का तो शोषण कर ही रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव्स, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन, कैपिटलिस्ट इज बेस्ड ऑन कट थ्रोट कंपटीशन, उसी प्रकार का बात है। ये कट थ्रोट कंपटीशन पे बेस्ड कैसे? क्योंकि एक कैपिटलिस्ट दूसरे कैपिटलिस्ट को ख़त्म कर देगा, वही कंपटीशन के चलते, प्रोडक्शन को कम से कम रेट रखने के चलते। इसलिए कैपिटलिस्ट इज बेस्ड ऑन कट थ्रोट कंपटीशन, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।